हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग पॉलीमर चैप्टर में पॉलीमर तो चल ही रहा था ना। 2-3 लेक्चर ले भी चुका हूं मैं, 2 लेक्चर तो ले ही चुका हूं ना। पॉलीमर का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पॉलीमर की मैकेनिज्म पढ़ी थी और हमने बेटा क्या पढ़ लिया था, हमने एक टॉपिक और भी पढ़ लिया था जिसमें हमने आपको कुछ ऐसे प्रोसेस बताए थे जैसे वल्कनाइजेशन को एक्सेलरेट करने के लिए जो कंपाउंड होते हैं वो प्लास्टिसाइजर्स, ये मैं बात कर चुका हूं। आज बेटा बात करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स लेंगे और बेटा पॉलीमर्स के एग्जांपल्स को एक काम करते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है ना। फिर हम लोग लेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ज्यादातर एग्जांपल तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में ही आते हैं। तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, फिर बताएंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, फिर एक स्टेटमेंट देंगे। बायोपॉलीमर्स का बेटा मतलब ऐसा कोई पॉलीमर जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हम लोगों की लाइफ की वेरियस प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो बायोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिन जो है वो लिविंग बीइंग में होती है या लिविंग बीइंग से होती है, तब भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, आर द पॉलीमर्स या दीज आर द पॉलीमर्स which controls various है ना बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो बेटा बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं उन्हीं को बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। अब बायोपॉलीमर्स में तो बहुत कॉमन नाम है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, वगैरह वगैरह। ये सब बेटा क्या होते हैं, बायोपॉलीमर्स होते हैं। और ये सब लिविंग बीइंग्स में ओरिजिनेट भी होते हैं। स्टार्च तो, सेलुलोज तो प्लांट से आ ही जाता है ना, प्रोटीन्स तो प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी दोनों में पाया जाता है। तो इसका मतलब बायोपॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे बोल सकते हो लिविंग बीइंग से प्रोड्यूस होते हैं या लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं, तो भी चल जाएगा। और याद रखना, ऑल बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। दे डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज बाय एंजाइम हाइड्रोलिसिस। ये बेटा एंजाइम हाइड्रोलिसिस से क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और अप टू सम एक्सटेंट ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन से भी डिकम्पोज हो सकते हैं ये। और बॉडी में दोनों काम होते हैं, बॉडी के बाहर भी ये दोनों काम हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। तो बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो बेटा नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका मतलब बायोपॉलीमर्स जितने भी होंगे सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दैट इज दीज आर बायोडिग्रेडेबल। ये बेटा हमेशा बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब नेचर में अपने आप बैक्टीरिया, फंगस और उनके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइज करके या ऑक्सीडेशन से उनको डिकम्पोज कर देते हैं, इन्हें बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। ठीक है, अब तुम कहोगे सर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स में डिफरेंस क्या है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सिंथेटिक भी तो हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेटा जो है वो सिंथेटिक भी हो सकता है, लेकिन बायोपॉलीमर सिंथेटिक थोड़ी होगा। बायोपॉलीमर जो होंगे ये हमेशा नेचुरल होंगे, लेकिन जो हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लेंगे वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। मतलब वो मैन मेड भी हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स ने भी बहुत सारे ऐसे पॉलीमर बना लिए हैं। आप विश्वास मानिए, आज से 100 साल बाद
60-70 साल बाद इस दुनिया में केवल प्लास्टिक ही होगी, है ना। हम लोग सिर्फ प्लास्टिक के नीचे दबे पड़े होंगे, हम लोग तो घर होंगे नहीं, जो भी लोग उससे होंगे। दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है। लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर वो प्लास्टिक कैसी है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज ही नहीं होती नेचर में, हम लोग इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, है ना। सरकार कहां तक रूल लगाया, आपको भी तो समझना चाहिए, मतलब जो जनता है उसको भी तो समझना चाहिए कि हमें इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। खैर वो सब तो सामाजिक बातें हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जरूरी नहीं कि बायोपॉलीमर, इसका मतलब ऑल बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में एक नोट लिख दूं, पता नहीं कैसे कैसे सवाल आ जाएगा। ऑल बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये बेटा हमेशा बायोडिग्रेडेबल होंगे, बट ठीक है ना। ऑल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको गहराई से सोचिए, बट ऑल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर नॉट बायोपॉलीमर्स, आर नॉट बायोपॉलीमर्स। अब मान लिया हमने पॉलीलैक्टिक एसिड लिया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड लिया, PHBB लिया, नायलॉन 2 नायलॉन 6 लिया, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, लेकिन वो बायोपॉलीमर थोड़ी कहलाएंगे। बायोपॉलीमर केवल नेचुरल, और बायोडिग्रेडेबल तो होना ही होना है, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं वो बेटा सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। अगर नेचुरल हुआ तो उसी को बायोपॉलीमर बोल दिएगा, और अगर सिंथेटिक हुआ तो नॉन बायोपॉलीमर कहलाएगा फिर वो। तो इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अगर नेचुरल हुए तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, बायोपॉलीमर्स कह देंगे। बात समझ में आ गई। अब हमें बेटा मेनली पढ़ना क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और ज्यादा नहीं, 3-4 एग्जाम्पल आपको याद करना है बस। और एक बात बता दें, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर में अपने आप समय के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अर्थ के अंदर, वो उसे धीमे धीमे डिकम्पोज कर देते हैं और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोपॉलीमर्स हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग लेने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप केवल 3 ही एग्जांपल याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में आना होगा तो आ जाएगा। और जब भी कोई चैप्टर पढ़ा जाता है तो यही सोच के पढ़ा जाता है कि इसका क्वेश्चन आएगा, वरना तुम पढ़ते क्यों। बहुत सारे बच्चे तो इसकी बहुत डिमांड कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर पॉलीमर हमको दे दीजिए, पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा दीजिए, बायोमॉलिक्यूल पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत सारे टीचर मन से पढ़ाते भी नहीं है, ना उनका इंटरेस्ट आता है। जबकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना आयनिक इक्विलिब्रियम, जितना केमिकल इक्विलिब्रियम, जितना मोल कांसेप्ट, जितना सॉलिड स्टेट, जितना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसको जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता ना भी आए, लेकिन इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 100% सवाल सही करके भी आ जाओगे। इसलिए पढ़ने में क्या बुराई, 2-2.5 घंटे का चैप्टर होता है टोटल में लगे, है ना। हम लोग पढ़ाते देर तक है, लेकिन आपके लिए 2-2.5 घंटे है। वो रिवाइज करना चाहो तो 2-2.5 घंटे पूरा चैप्टर आ जाएगा। हम लोग तो थोड़ा एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर बेटा पहले लेता हूं मैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जितने नाम मैं बता रहा हूं खाली उतने याद कर लेंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है ना। पहली बार 2010 में AIPMT में होता था ना, नीट मतलब, उसमें आ भी चुका है, बाद में इंजीनियरिंग में भी आ चुका है। वो क्या है जरा सुन लीजिए। अब पहला बेटा हमने पॉलीमर लिया, उसका शॉर्ट फॉर्म रखते हैं PHBV। आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट, लेकिन इसका सही नाम यह है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, बताएंगे भी क्यों, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, फिर लिखेंगे को, फिर लिखेंगे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, वैलेरेट।
आप इतना नाम लंबा मत याद करो, तुम चाहो तो खाली ऐसे याद कर लो, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और पॉली हाइड्रोक्सी वेलुरेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब ये कोपॉलीमर है। अच्छा, बीटा पोजीशन तो जानते हो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर उसके बाद के गामा, फिर डेल्टा, ऐसे बोलते जाते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ब्यूटाइरिक एसिड लेंगे हम। सुनो जरा इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये। तो एक बोर्ड में तुम्हें दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा। ये लिखा CH3 OH, ये लिखा बेटा CH2 और ये लिखा है यहां पर COH। तुम अपने आप बता सकते हो, इसका नाम बताओ क्या ये अल्फा कार्बन है? अरे यार, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड हो गया या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। आईपीसी नेम बोलोगे तो 3 हाइड्रोक्सी, इतना तो आता ही है तुम्हें अब ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है भाईजान, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है ये। प्लस हम क्या करेंगे, प्लस बेटा हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड ले लिया। पेंटेनोइक एसिड का मतलब ये आपने COH लिया, यहां पे आपने ये CH2 लिया, ये CH लिया, ये OH लिया और नीचे बेटा CH2 CH3 ले लिया। 1 2 3 4 5, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। और आप देख लो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी तो बीटा कार्बन है। तो हम चाहे तो 3 हाइड्रोक्सी की जगह पर बीटा हाइड्रोक्सी भी तो बोल सकते हैं। और इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटाइरेट, उसका कॉमन नेम होता है वेलरेट। तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, उसी को बोल दिया हमने पॉली। पॉली क्योंकि बहुत सारे लेंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और को का मतलब साथ में जोड़ा गया है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, और बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इसका बेटा पॉलीमर होता है, इसका मतलब ये कोपॉलीमर है। ये मोनोमर्स के नाम याद कर लो। जब इसको बेटा हम पॉलीमराइज कराएंगे, जब इसे भाई साहब हम लोग पॉलीमराइज कराएंगे तो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, एस्टर। अच्छा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा ग्रुप निकलता है और अल्कोहल से कौन सा ग्रुप निकलता है, बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से क्या निकलता है बेटा, H। ये वाटर निकल गया। जितना मान लिया आपने N मालिक्यूल ये लिए और N मालिक्यूल मान लिया आपने ये लिए, तो कुछ वाटर के मालिक्यूल निकल जाएंगे। 2N-1 वाटर के मालिक्यूल तो निकल जाएंगे बेटा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे, है ना। अब बेटा क्या बना, ये हुआ CH3, ये हो गया आपके पास CH, ठीक है ना। हम चाहें तो इस CH के साथ जो OH लगा इधर लिख सकते हैं, ये मिथाइल यहां लिख देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाएगी, बताएंगे कैसे। ये CO है, ये वाला CO है, उसके बाद ये वाला O आ गया, फिर ये CH है, ये CH2 है, ये COH है, और इधर क्या है बेटा, CH2 CH3, होल N करना है मुझे। तो ये बताओ बेटा, इसके बाद भी तो कोई मॉलिक्यूल आएगा OH, तो इसका OH हटेगा, यहां डैश कर दो। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो इसका H हटेगा, इधर डैश कर दिया। इसी को बोलते हैं PHBB। ये देखो बेटा, CO ग्रुप आया है, CO ग्रुप आने का मतलब ये पॉलीएस्टर है, इसका मतलब इसमें एस्टर ग्रुप आया था, ये पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली है ना, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलुरेट, दोनों नाम आ गए, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलुरेट, या कॉमन नेम ऐसे बोल सकते हो। तो आपसे मोनोमर्स के नाम पूछेगा तो ये बता देना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। आपसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कहेगा ये जो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड है और ये जो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है, दोनों का काम क्या है। दोनों का बेटा केमिकल नेचर, फिजिकल बिहेवियर अलग अलग होता है। सुनो, ये जो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होता है, इधर मैं लिख रहा हूं नोट करके, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड, पहला वाला है ना ये, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्रोवाइड्स स्टिफनेस, थोड़ा कड़ापन आता है उसमें,
थोड़ी सी हार्डनेस टाइप की आती है, स्टिफनेस, थोड़ा हार्ड बनाता है उसे। और बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, 3 हाइड्रोक्सी इस पे क्वेश्चन आ जाए, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बेटा जो है वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, लचीलापन पैदा करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। काम में देखो कितना अंतर है, कितना अंतर हो गया। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड से स्टिफनेस आएगी, कड़ापन आएगा उसमें पॉलीमर में, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से थोड़ा वो लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया तुमको मैंने। कहो इसी भी क्वेश्चन आ जाएगी, पीएचबीबी में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो ये वाला कंपोनेंट है। कहेगा किससे स्टिफनेस आती है, तो ये वाला कंपोनेंट है, ये मान सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका बेटा यूज क्या करते हैं कि आर्थोपेडिक बहुत सारी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, आर्थोपेडिक डिवाइसेस कुछ बनाई जाती हैं जो अपने आप नेचर में डिकम्पोज हो जाती हैं, है ना। आर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, प्लास्टर चढ़ाने वाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, बाद में अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। अपने आप तो डिकम्पोज नहीं होगा, बॉडी पे लगे लगे तो डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन जब उसे फेंक दिया जाएगा प्लास्टर काट के तो डिकम्पोज हो जाएगा। एक तो ये आर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाई जाती है। दूसरा बेटा काम क्या है इसका है, जो मेडिकेटेड, जो मेडिसिनल कैप्सूल्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं जो खाए जाते हैं, तुमने भी खाया होगा, बिकासूल खाया होगा, बहुत सारे कैप्सूल खाए होंगे, है ना, पेंटोप्रोजोल, है ना, पेंटॉप डी, मतलब जिस जो एंटासिड होते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए खाते हो कैप्सूल ना, तुम नहीं खाया तो कभी ना कभी तो खाए हो बेटा तुम। वो तो जो कैप्सूल्स होते हैं वो इसी के बने होते हैं, उनकी आउटर लेयरिंग होती है ना, कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो इसी के बनी होती है। मान लिया आपके पास ये कैप्सूल है, ये बेटा आपने कैप्सूल लिया और इस कैप्सूल देखा होगा इस तरह ढक्कन लगा होता है ना, इसको खोल के यहां तक भर देते हैं, ये पूरा कैप्सूल है, इसकी जो कवरिंग होती है वो यही होता है, पीएचबीवी होता है। आपने खा लिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जब खाओगे तो अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगा। और देखा होगा कैप्सूल को हाथ से थोड़ा सा तुम दबाओ तो उसके अंदर थोड़ा कड़ापन रहता है, अभी करके देख लेना। तो वो कड़ापन किसकी वजह से, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की वजह से, और थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, तो वो किसकी वजह से, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड की वजह से। तो जो कैप्सूल की कवरिंग बनाई जाती है वो इसी की बनाई जाती है। आपने खाया, स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद हाइड्रोलाइज हो गया, काम खत्म, स्कीट आउट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छा है। कहीं जमीन पे भी गिर गया कहीं, है ना, तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, तो जानते हो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ये पीएचबीवी का काम है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकता पीएचबीवी को लेकर के, ठीक है ना। तो पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट बोल लो, या फुल फॉर्म में पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। लो थोड़ा लंबा लग रहा देखने में, तो शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, मोनोमर याद कर लो बेटा। ये बताओ को पॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है, अरे यार को पॉलीमर है, 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स ले लिए, तो ये को पॉलीमर है, ये पॉलिएस्टर भी, पता नहीं कैसे सवाल आ जाए। अब उसने मुझे पीएचबीवी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 4 स्टेटमेंट दे दिया। उसने कहा इट इज अ पॉलिएस्टर, उसने कहा इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया उसने, इट इज अ पॉलिएस्टर। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, इट इज अ कोपॉलीमर, इट इज अ कोपॉलीमर। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दे दिया कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इन दिस पॉलीमर प्रोवाइड्स स्टिफनेस टू कैप्सूल, या स्टिफनेस टू पॉलीमर, कुछ भी बोल सकते हो। या ये भी कर सकता, अब भी पूछेगा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत हैं, या ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद पूछेगा ये कौन सा पॉलीमर है, तो आप तुरंत जैसे एस्टर आपको दिखा यहां से ब्रेक कर लीजिएगा। एस्टर अगर दिखा तो यहां से आप ब्रेक कर लीजिएगा, तो जाहिर सी बात जो सीओ आया वो पक्का सीओएस से आता है एस्टर में, और ये जो ओ आता है इसका मतलब अल्कोहल से आता है, तो यहाँ ओएच कर दीजिएगा, यहाँ ओएच कर देना, यहाँ ओएच, यहाँ जोड़ देना, यहाँ पे ओएच कर देना, यहाँ पे ओएच कर देना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड अलग हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड अलग मिल जाएगा। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये पीएचबीवी है। पहचानने की तमीज भी होनी चाहिए, ऐसे भी सवाल आते हैं, स्ट्रक्चर बना के पूछता है विच पॉलीमर इज दिस। तो ये बेटा हमने पीएचबीवी के बारे में बताया, कैप्सूल्स की जो कवरिंग होती है वो इसी के बनी होती है। अगर आप डॉक्टर बने तो बहुत ही ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे।
क्यों पेशेंट को बहुत सारी तुम टैबलेट लिखते हो, कैप्सूल लिखोगे, मतलब आगे जाकर के, अभी तो कर खा ही रहे हो, बाद में दूसरों को खिलाओगे, मतलब एडवाइस करोगे तुम भी खाओ, है ना। तो वो तब तुम्हें याद आएगा ये कि हाँ सर ने बताया था पीएचबीबी नाम की भी कोई चीज होती है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। नंबर 2, दूसरा बेटा ले रहा हूं मैं नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2010 में आ भी चुका है, उसके बाद भी आ चुका है, एक बार जल्दी आया था, 17 में आया था, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए, क्योंकि आजकल जमाना तो जानते हो यार, नेचर का ये स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है और इस तरह के पॉलीमर को बढ़ावा भी दिया था, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, तो इसलिए हो सकता है मोदी को खुश करने के लिए कोई सवाल ऐसा बना ही दे, है ना, जो मेंबर है एनसीईआरटी के। तो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 एक पॉलीमर है, दो नहीं है, ये सिंगल पॉलीमर है बेटा, है ना। अब इसके ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, नायलॉन की जितनी वैरायटी होती है सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, बट दिस वैरायटी इज बायोडिग्रेडेबल। ये वैरायटी जो होती है बेटा, ये बायोडिग्रेडेबल वैरायटी होती है। अब इसके मोनोमर्स क्या होते हैं मैं बता दूं, चलो यही बता देते हैं। इसके बेटा जो मोनोमर्स होते हैं, यहां लिख दिया मैंने मोनोमर्स, अगर इसमें हम इसको हम ब्रेक करें तो 2 पार्ट में डिकम्पोज होगा। एक में 2 कार्बन होंगे कंपाउंड में, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। आपको मालूम है ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है जिसमें कायरल कार्बन नहीं पाया जाता है। और दूसरे में बेटा 6 कार्बन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसे बेटा बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। अभी एक खास बात बताते हैं इसके बारे में, इसे अमीनो कैप्रोइक एसिड कहते हैं। और ये तो बेटा ग्लाइसिन है ही है। तो ग्लाइसिन क्या होता है आपको पता है, CH2COH और ये NH2। वैसे अमीनो एसिड जितने भी होते हैं सब में आप NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड रखा करो, क्योंकि हमने आपको एक पॉइंट बताया था जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं वो सब D फॉर्म में होते हैं, कैपिटल D फॉर्म में। कैपिटल D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मत समझ लेना, वो स्मॉल d होता है। और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं नेचुरल फॉर्म में जो हम लोग की बॉडी में होते हैं, खास करके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, उसमें NH2 ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड होता है, उसे L अमीनो एसिड कहते हैं, कैपिटल L। याद है कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स में नाम था D और L। हालांकि यहां और DL नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं। तो कायरल कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं D और L। जैसे ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो एसिड में 2 जगह इस्तेमाल होता है, कैपिटल D कैपिटल L। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में रहते हैं हम लोग। तो ये बेटा ग्लाइसिन है, कार्बन कायरल तो है नहीं। और यहां बेटा आपने क्या किया, अमीनो कैप्रोइक एसिड ले लिया। ये क्या होता है जरा सुनो, CH2 मतलब 5 बार CH2 लाइन से हो गया। ये बेटा हो गया COH और ये हो गया यहां पर NH2। इसे बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। आप चाहें तो 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बेटा 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। और 5 बार CH2 होगा, ऐसे 5 बार CH2 होता है और यहां पर COH होता है। 1 2 3 4 5 6 और इस पोजीशन पे NH2 लगा होता है। जैसे इसे अल्फा, इसे बीटा बोलते हैं, इसे डेल्टा बोलते हैं। इस पोजीशन को बेटा ऐसे सिंबल से भी दिखाते हैं जैसे सिग्मा बनाया जाता है। तो कई बार आपको ऐसे भी बुक में लिखा मिलेगा तो परेशान मत होना, इसका मतलब है कार्बन की पोजीशन को शो कर रहा है। चलो खैर, अब आईपीसी नहीं बनाओगे तो 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड आएगा, ये है। ये इसके 2 मोनोमर हो गए। तो पहला सवाल क्या पूछेगा, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 के मोनोमर्स बताओ, तो बता ही दोगे। अब जब पॉलीमराइजेशन आप कराओगे बेटा तो इसका OH हटाना, इसका H हटा देना है, तो वाटर निकाल दो। इसमें भी अगर इसके N मॉलिक्यूल लेते हो, इसके N मॉलिक्यूल लेते हो तो 2N-1 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बेटा। क्या बना यहां से, अच्छा इधर भी कोई मॉलिक्यूल आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वो डालो, तो इधर हो जाएगा NH, यहां डैश कर दो, ये हो जाएगा CH2, यहां CO कर दो। इसका बेटा क्या आ गया NH, ये क्या आ गया CH2 आ गया, ये COH है। लेकिन अगर इधर से भी कोई NH2 ग्रुप आया तो यहां C डबल बॉन्ड डैश होल N। आपको ऐसे बना के देगा, ऐसे भाईजान आपको बना के देगा, फिर कहेगा कौन सा पॉलीमर है। कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला
पहला आसान सवाल तो यही आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो या तो ये ढूंढ लीजिएगा या पीएचबी भी दिया होगा। एक दो और आगे बताएंगे भी हम, ठीक है ना। और फिर पूछेगा इनके मोनोमर्स क्या है, तो 2 कार्बन का ग्लाइसिन और 6 कार्बन के 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड या अमीनो कैप्रोइक एसिड भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। और ये CONH बॉन्ड बनाना, ये CONH ग्रुप आया, इसे बेटा क्या बोलते हैं, एमाइड है। अरे CONH बॉन्ड को तो एमाइड बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये पॉलीएमाइड है। मैंने बताया था जिसमें CONH2 CONH आया उसे एमाइड कहते हैं, तो ये पॉलीएमाइड है। और तुमको बताया भी था कि नायलॉन सारे पॉलीएमाइड होते हैं, तो इसका मतलब PHB भी एस्टर था, लेकिन ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो होता है ये पॉलीएमाइड होता है, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। मैंने बताया था स्टेप ग्रोथ का मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसमें कोई ना कोई चीज निकलती है। PHBB भी क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमर था। एक पॉलीमर के बारे में कुछ भी पूछ सकता भाई, तो इसका मतलब ये पूछ सकता। अब आपसे पूछेगा इसके यूजेस क्या है, आपसे बेटा पूछेगा इसके यूजेस क्या है, तो इसी का तो जमाना आजकल चल रहा है। इसके बेटा जो है पॉलीथीन बैग्स बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके जो है बैग्स बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये सबसे बड़ा इस्तेमाल है इसका। बहुत पतले होते हैं ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे आप जैसे कभी आप वहां गए हो, स्पेंसर कंपनी है ना जहां पे सामान मिलता है ग्रोसरी वगैरह का, है ना, आटा दाल चावल सब मिलता है वहां पे, तो वो लोग जब सामान पैक करके देते हैं तो बहुत पतली सी पॉलिथीन में रख के देते हैं, फटती नहीं जल्दी वो जो पतली सी पॉलिथीन देते हैं, लगता है तुम्हें कि फट जाएगी लेकिन फटती नहीं है वो। तो पतली से जो पॉलिथीन है वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 के, क्योंकि वो ऐसा कोई सामान नहीं इस्तेमाल करते, बड़ी कंपनी वाले लोग होते हैं ना वो, तो उनको थोड़ा मना होता है, वो थोड़ा सा डरते भी है कि ऐसा ना कोई केस कर दे, तो वो सब ऐसे सामान इस्तेमाल करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वाले। जब से सरकार ने रोक लगाई तब से, उसके पहले तो इस्तेमाल करते थे, बीच में वो लोग पेपर भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब पेपर में आटा दाल चावल थोड़ी ले आओगे, तो उन्होंने पॉलिथीन बैग्स बना दिए, लेकिन वो पॉलिथीन नहीं है, वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। इसके बैग्स बनाए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, या जहां कहीं भी इस तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल करना हो, वो एक प्लास्टिक जैसा दिखता जरूर है लेकिन ये प्लास्टिक है नहीं, लुक्स लाइक प्लास्टिक है ना। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का जमाना है, आगे चल के यही सब आपको इस्तेमाल करना होगा अगर एनवायरमेंट को, हम लोगों को बचाना है, तो पूरे वर्ल्ड को। यही थोड़ी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। तो ये बेटा नायलॉन 2 नायलॉन 6 हो गया। अगला लेते हैं, यूज भी बता दिया मैंने इसकी। अब बेटा एक तीसरा लेते हैं हम, PGA PLA, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं मैं। तीसरा हमने लिया, यहां लिखा मैंने PGA PLA। अब इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ना तुम्हें। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड डैश पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड बेटा जो होता है ना, उसका ये कंबाइंड पॉलीमर होता है, ज्वाइंट पॉलीमर होता है PGA PLA। पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, है ना। अब ग्लाइकोलिक एसिड तो पढ़ा होगा आपने, ग्लाइकोलिक एसिड किससे बनता है, ग्लाइकॉल से। मतलब आपने यहां COH लिया और यहां CH2OH ले लिया, है ना। और आपने पता चला कि लैक्टिक एसिड जो है, तो लैक्टिक एसिड बेटा कायरल कार्बन होता है ना, लैक्टिक एसिड में एक COH ग्रुप होता है, एक OH ग्रुप होता है, एक H होता है, एक मिथाइल होता है। ये लैक्टिक एसिड है, ये ग्लाइकोलिक एसिड है, इसका OH, इसका COH, इसका OH कंबाइन करके पॉलीएस्टर बना लेता है। तो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना तुम्हें ज्यादा, इसका ज्यादा चक्कर ना पढ़ो, इसके खाली नाम याद कर लो, नाम ही पूछा जाता है इसका, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड प्लस पॉलीलैक्टिक एसिड। नाम से लग रहा है एक मोनोमर क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड है, एक मोनोमर क्या है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। ग्लाइकॉल से ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड तो जानते हो तुम, है। खैर लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है। तो ये है, इसका यूज पूछ सकता है बेटा, इसका यूज क्या होता है, ये मेडिकल वाले लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं इसे, है ना। इट इज यूज्ड इन सूचर्स बोलते हैं उन्हें, जो टाके लगाए जाते हैं ना,
जो टाके लगा, मान लिया आपके कहीं ऑपरेशन हुआ, कोई घाव था या कोई ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद स्किन आपकी पहले खोली गई है ना, और स्किन खोलने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, धागे से वो डॉक्टर क्या करते हैं, सिल देते हैं ऐसे, ये स्टिच लगा दिया डॉक्टर ने, क्या कर दिया, स्टिच लगा दिया, स्टिचिंग कर दी, ये स्टिचिंग कर दी गई। तो ये जो स्टिच है वो इसी के बने होते हैं, टाके बोलते हैं इसे, क्या, टाके। मान लिया आपकी चोट लगी, डॉक्टर ने एक धागा बांध दिया, धागे से स्किन को सिल दिया है ना, तो वो जो चोट लगी है, जहां से कट हुआ है, उसे सूचर्स कहते हैं। और उसको सिलने के लिए एक धागा इस्तेमाल होते हैं, स्टिच मारते हैं, टाके मारते हैं। तो जो टाका होता है वो इसी का बना होता है, वो धागा इसी का बना होता है स्टिचिंग के लिए। और देखा होगा आजकल जो होते हैं टाके दो तरह के लगाए जाते हैं। जैसे मान लिया आपका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब ने टाके लगा दिए, फिर बोलते हैं एक हफ्ते बाद है ना टाके काटेंगे, तो क्या करते हैं, फिर उसको खींच के निकाल देते हैं, वो नालान टाइप का होता है, खींच के निकालते हैं, स्किन सही हो जाती है। लेकिन कुछ टाके ऐसे होते हैं जो अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं, स्किन पे डिजोल्व हो जाते हैं, भाई पानी वानी पसीना से नहाते रहता है, उससे डिजोल्व हो जाते हैं, फिर जब नहाते होते तो सब धुल जाता है वो मटेरियल, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है ही वो। तो कुछ टाके ऐसे होते हैं जो अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है आपको आने की जरूरत नहीं है, ये 7-8 दिन बाद टाके जो होंगे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। तो टाके लगाने में इसी का इस्तेमाल होता है, या स्टिचिंग करने में इसी का इस्तेमाल होता है। कौन सी स्टिचिंग, पैंट शर्ट की बात नहीं हो रही, तो घाव होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, ऊंट्स होते हैं, कटिंग हो जाएगी बॉडी में, तो जो एक्सीडेंट हो जाए तो जो टाके लगाए जाते हैं सूचर्स में, वो यही होते हैं, पीजीए और पीएलए होते हैं बेटा, ये खास बात है। तो ये आपने 3 क्या पढ़ लिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट था, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब अगले टर्म पे हम क्या करेंगे, सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लेंगे। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में पहले हम एडिशन पॉलीमर लेंगे, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर लेंगे, फिर और भी कुछ चीजें बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, है ना, मतलब आने वाले 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर बात होती है।